निजीकरण पर सेमिनार का आयोजन किया गया है। आज इस सेमिनार में पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष शिव कुमार जी, आज इस संगोष्ठी को हमें अपने विचारों से संबोधित करेंगे। ऐसे हमारे केंद्रीय ट्रेड यूनियन, जिससे हम सभी भारतीय मजदूर संघ के सदस्य हैं, आप सभी जानते हैं, ऐसे हमारे भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय महामंत्री ब्रजेश उपाध्याय जी, भारतीय रेल मजदूर संघ के राष्ट्रीय महामंत्री, जिनका मार्गदर्शन हमें समय समय पर और निर्देशन मिलते रहता है, माननीय अशोक शुक्ला जी, भारतीय रेल मजदूर संघ के राष्ट्रीय उप महामंत्री मंगेश जी देशपांडे, भारतीय रेल मजदूर संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डीके चक्रवर्ती दादा, और पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद भारतीय रेल मजदूर संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एसएन शर्मा जी, एवं पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद के सभी 6 मंडलों से इस अध्ययन संगोष्ठी में जुड़े हुए मेरे सभी पश्चिम रेलवे, भारतीय रेल मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ के सभी मित्र बंधु, आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे को 2 विद्वानों को हम सुनेंगे। तो इसी में मैं सर्वप्रथम अनुरोध करूंगा कि परिचय के रूप में भारतीय रेल मजदूर संघ के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय अशोक शुक्ला जी हमें संबोधित करेंगे। धन्यवाद माननीय अशोक शुक्ला जी। अमित भाई नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। बाकी सभी को म्यूट करवा दीजिए शर्मा जी, बाकी सबको म्यूट कर दीजिए, ऑडियो सबको म्यूट कर दो। अशोक शुक्ला जी को छोड़िए। शुक्ला जी हैं क्या? हाँ शुक्ला जी हैं, लेकिन उनको आवाज उनकी आ नहीं पा रही है दादा। शुक्ला जी जरा अपनी आवाज ठीक करिए तो। कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है शायद। शुक्ला जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। शुक्ला जी की आवाज नहीं आ रही है दादा। अरे तो बताओगे तब ना, कल कर दिए बताए नहीं। सुनो ना, मेरा फोटो कहाँ आ रहा है? शुक्ला जी दादा शायद अशोक शुक्ला जी को आवाज नहीं मिल पा रही है। हाँ, मुझे लगता है आप आगे बढ़िए। शुक्ला जी शॉर्टकट भी गए हैं, चलिए आगे आवाज मिली क्या? आवाज मिल रही है वैसे? आवाज मिल रही है क्या? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। मिल रही है। आइएगा। 2 मिनट पता नहीं क्यों आ गए। शुक्ला जी आ गए। हाँ जी बंधुओं, आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान में शुक्ला जी मेरा फोटो भारतवर्ष में और विश्व में जो संकट चल रहा है, उसका प्रभाव मजदूरों के ऊपर भी पड़ रहा है, और उस प्रभाव के कारण
भारत सरकार ने भी तमाम से ऐसे स्टेप्स कदम उठाए हैं जिसका विपरीत प्रभाव मजदूरों पर भविष्य में भी पड़ने वाला है। चाहे वो सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण का मामला हो, चाहे वो श्रम कानूनों में परिवर्तन का मामला हो, श्रम कानूनों को स्थगित करने का मामला हो, इस तरह के तमाम से कदम भारत सरकार ने भी नए उद्योगों को भारत की ओर आकर्षित करने के नाम पर उठाए हैं, जिनका भारत के मजदूरों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इन सब विषयों पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आज हमारे बीच में भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय महामंत्री श्रीमान ब्रजेश उपाध्याय जी हैं, जिनके पास भारत के मजदूरों, भारत के श्रम जगत से लेकर के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का अनुभव है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भारत के मजदूरों का प्रतिनिधित्व अनेकों बार किया है। इस प्रकार वे इस विषय को भली प्रकार समझते हैं कि इनका क्या प्रभाव होने वाला है, अर्थव्यवस्थाओं की क्या स्थिति है। इस प्रकार आज अपने बीच में उपस्थित है, तो मैं ज्यादा बीच में अवरोध ना बनकर मैं सीधे माननीय ब्रजेश जी से अनुरोध करूंगा कि आज की परिस्थितियों में जो मजदूरों के ऊपर संकट है, जो उद्योगों पर संकट है, इस बारे में आगे संघर्ष के लिए हमारा मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। माननीय ब्रजेश उपाध्याय जी, महामंत्री भारतीय मजदूर। नमस्कार सभी को, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। नमस्कार, आ रही है। तो अपने इस पश्चिम क्षेत्र के अध्यक्ष श्रीमान शिव कुमार जी और यहाँ के महामंत्री श्रीमान लहरी जी, शिव शर्मा लहरी जी, बीआरएमएस के महामंत्री श्रीमान अशोक शुक्ला जी, संगठन मंत्री चक्रवर्ती जी, मंगेश देश पांडे जी, अन्य सभी पदाधिकारी और सभी बंधुओं। तो जैसा श्रीमान शुक्ला जी भी कह रहे थे कि हम सब लोग एक विशेष परिस्थिति, यानी प्रारंभ में जो शिव लहरी जी ने एक भूमिका बताई कि शायद हम निजीकरण का जो परिप्रेक्ष्य चला है उसके संदर्भ में एक गोष्ठी कर रहे हैं। ये निजीकरण, सरकारीकरण, इसकी जरा एक बार पृष्ठभूमि हम सभी को ख्याल में आ जाए। इसलिए अगर हम सब लोग स्मरण करें तो जब भारत आजाद हुआ, देश की आजादी के तुरंत बाद देश को यह दायित्व था, देश में जो सरकार है उसको यह दायित्व था, हम स्वतंत्र हो गए थे, हमारा अपना सारा उद्यम हम स्वयं चलाएं, ये हम पर दायित्व आ गया था। और जब सारी गतिविधि हमने ही चलानी, ये दायित्व हमको आ गया, तो देश में ये विचार होने लगा कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो उद्यम देश में चलना चाहिए, सभी प्रकार के उद्योग धंधे चलने चाहिए। उद्यम में जब नाम लेता हूं तो उद्यम का मतलब है इसमें पूंजी लगाई जाएगी जिसमें से कुछ मुनाफा कमाना। तो कुछ पूंजी लगाना, मुनाफा कमाना, ये जो उद्यम का स्वरूप होता है, इसके आधार पर, इसके अनुसार विचार करें तो देश की आजादी के तुरंत बाद जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में देश में जो निजी उद्योगपति है या जो निजी ऐसे पूंजीपति लोग थे, उन सबको उस समय की परिस्थिति के अनुसार, उसके आधार पर ये भरोसा नहीं जम रहा था कि मैं पैसा लगाऊं, देश में कोई उद्यम करूं, मुझे मुनाफा होगा कि नहीं, मेरा रिटर्न आएगा कि नहीं, मेरी पूंजी भी लौटेगी कि नहीं। तो क्योंकि नए नए हम आजाद हुए थे, अनिश्चितता का माहौल था, निजी पूंजीपति हिम्मत नहीं जुटा रहे थे कि हम देश में पैसा लगाएं और कुछ काम को आगे बढ़े। इसलिए सारी की सारी जिम्मेदारी फिर सरकार के ऊपर आ गई कि देश को आगे लेकर के चलना है तो सरकार पहल करे, सरकार सभी प्रकार के उद्यम में आए। और इसलिए आप देखते होंगे कि जो 1956 की हमारी पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी,
इसको लोग बताते हैं कि भाई ये जो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट था, समाजवाद पर आधारित जो विकास की अवधारणा थी, उसको ध्यान में रखते हुए 1956 में पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई। ये जब मैं बातें कर रहा हूं तो कुछ बातें हमको ध्यान में आ जाए। सरकार को मजबूरी में आजादी के बाद बिजनेस शुरू करना पड़ा। इसका मतलब है सरकारों का बिजनेस करना काम नहीं है। फिर से इसको रेखांकित करके समझना, सरकारों को बिजनेस करना ये काम नहीं है। प्राचीन इतिहास में हम लौट करके जाएं तो वहां भी हम पाते हैं उद्यम कभी राजा नहीं करते थे। इसके तौर पर समाज के लोग जिनको क्षमता थी, सामर्थ्य थी, तो प्राचीन काल में भी राजा या उस समय की जो सरकार जिसको आप कह सकते हो, ऐसे लोग कभी उद्यम नहीं किया करते। सारा का सारा उद्यम समाज में, समाज के लोग, समाज में जिसको क्षमता थी, केवल ऐसे लोग बिजनेस करते थे। सरकार का काम केवल गवर्नेंस सुनिश्चित करना था, केवल व्यवस्था बनी रहे, शासन ठीक प्रकार चले, समाज में शांति रहे, ये चले। और आप सभी जो एक चीज का रेफरेंस बार बार आता है अपने को सुनने को, सोशल वेलफेयर स्टेट, ये अवधारणा बुनियादी तौर पर गलत है। स्टेट वेलफेयर स्टेट के नाते कभी संकल्पना थी ही नहीं, और भारत की मौलिक संकल्पना में स्टेट वेलफेयर का काम करेगी, स्टेट वेलफेयर देखेगी, ये कभी था ही नहीं। समाज ने वेलफेयर का काम देखना था, स्टेट ने केवल गवर्नेंस, केवल नियम, कायदे, कानून, विधान, लॉ एंड ऑर्डर, जो भी आप भाषा इस्तेमाल करते हैं, तो ये काम। यानी कुल मिलाकर के जो मैं एक संकेत कर रहा हूं कि प्राचीन काल से लेकर के दुनिया भर में बिजनेस करने का काम कभी सरकारों या राजाओं के पास नहीं था। बिजनेस करने का काम भारत के इतिहास में, प्राचीन इतिहास को हम सभी लोग देखेंगे तो पूरा का पूरा औद्योगिक परिवेश, निजी क्षेत्र, कोऑपरेटिव या जो भी बने समाज के अंतर्गत चलने वाली जो विधाएं थी वही चलाती थी। और इसलिए जो मैंने कहा कि आजादी के तुरंत बाद क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी कि हम तुरंत आजाद हुए थे और भरोसा नहीं जमता था समाज में पूंजीपति लोगों को, दूसरे लोगों को। वर्षों की गुलामी के बाद हम लोग निकल करके आए थे। स्वयं की सोच और ताना बाना ये सारा का सारा नष्ट हो चुका था। इसलिए नए परिवेश में मजबूरी में सरकार को छोटे बड़े सभी काम लेकर के आगे चलना पड़ा। तो यहां से आगे बढ़े कि सरकार ने आजादी के बाद मजबूरी में सारे काम स्वयं संभाले। 56 की पॉलिसी आई। 56 की पॉलिसी का भी उद्देश्य यही था कि हम कैसे आगे बढ़े। तो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट या सोशलिस्ट डेवलपमेंट पॉलिसी, ऐसा करके उस पॉलिसी के कारण हम सब लोग धीरे से आगे की ओर बढ़े। और आप पाते होंगे तो उस समय जो देश में कुछ प्रचलित उद्योग थे उन सब का नेशनलाइजेशन हुआ। यानी 56 की पॉलिसी के बाद सरकार ने सारा काम करना, और इसलिए धीरे धीरे सरकार आगे बढ़ते हुए सरकार ने इसके जो नेशनलाइजेशन का काम, तो सबसे पहले रेलवे का आप सब लोग जानते होंगे, जो 1853 में रेलवे चली, इसका शुभारंभ हुआ, तो उसका भी नेशनलाइजेशन सरकार ने किया। शायद 57 में रेलवे का नेशनलाइजेशन हुआ। और हम देखते हैं तो 69 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया सरकार ने। 56 में ही बैंकों, ये जो हमारे इंश्योरेंस सेक्टर था, इसका नेशनलाइजेशन हुआ। 71-72 में जो कुकिंग कोल है उसका, और फिर 73 में नॉन कुकिंग का। यानी ऐसे कुछ जो बड़े बड़े उद्यम उस समय जो निजी हाथों में चल रहे थे, 56 की पॉलिसी के बाद की सरकार इस सारे विषय को आगे बढ़ाए। इसमें और भी बहुत सारे कारण हैं, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता, किंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि उस समय ये सब क्षेत्र निजी हाथों में या दूसरे प्रकार की विधाओं में चल रहे थे। 57 में रेलवे का, 56 में इंश्योरेंस का, फिर 69 में
बैंकिंग सेक्टर का 71, 72, 73 में पूरे कोल सेक्टर का नेशनलाइजेशन हुआ। और आप सभी ध्यान में करें तो उस समय बड़ी छोटी छोटी कई कंपनियां, कई लाला लोग चलाते थे। देश की आजादी के बाद उसमें से कुछ लोग जो विदेशी मालिक थे वो बाहर चले गए, उसको गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया। कुछ लोग माइग्रेशन के कारण दूसरी कंट्री में चले गए, उनके द्वारा चलाई जा रही कंपनियां। और कुछ जो मैंने बताया कि देश की परिस्थिति ऐसी बन गई कि निजी उद्यमियों को भरोसा नहीं था, इसलिए बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनियों को भी सरकार ने टेक ओवर किया। यानी ऐसी ऐसी कंपनियां भी, कई कंपनियां तो पहले दिन से टेक ओवर करने के बाद से ही आगे नहीं चल पाई। तो एक मजबूरी में सरकार ने उद्यमों को टेक ओवर किया, सरकार ही सारे विषय को चलाए, सरकार को ही सुनिश्चित करना है कि देश में ये सारा आजादी के बाद हम भी स्वयं के बलबूते पर देश में उद्यम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसी सारी परिस्थिति, इस सारी हालात के अंतर्गत देश के अंदर सरकार ने बिजनेस शुरू किया। इस लाइन को अंडरलाइन करके रखिए कि आजादी के पहले गवर्नमेंट का बिजनेस से कोई बिजनेस नहीं था। आजादी के बाद भी गवर्नमेंट बिजनेस में आई तो इस मजबूरी के कारण, क्योंकि दूसरे कोई लोग नहीं आते हैं, देश में औद्योगिक गतिविधि चलनी है, बढ़ानी है आगे, इसलिए जब कोई आगे नहीं बढ़ रहा तो सरकार को बिजनेस में आना। यानी गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, ये पहले से लेकर आज की तारीख तक बोल्ड वर्डेड गवर्नमेंट की डिक्शनरी का, व्यवहार का हिस्सा है। मैं इसको यूं कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट कभी भी विलफुली सारे काम को करना है ये सोच करके नहीं आई। मजबूरी के कारण सरकार बिजनेस में आई। तो हमने बिजनेस शुरू किया, सरकार ने सब जो पब्लिक सेक्टर बने, गवर्नमेंट सेक्टर बने, जिस भी सेक्टर के माध्यम से संभव था देश में विकास का पहिया चल पड़ा। और लगभग 56 की पॉलिसी से लेकर 1980 तक देश में निर्बाध गति से उसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए अनेक यानी सैकड़ों की संख्या में देश में पब्लिक सेक्टरों की स्थापना हुई। और आज सारे देश में लगभग 235 ऐसे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं। राज्य सरकारों के अंतर्गत मिला ले तो इसे सारे 1000 से ऊपर राज्य सरकारों के अंतर्गत चलने वाले पब्लिक सेक्टर हैं। वो कोई विद्युत कारपोरेशन है, कोई ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन है, ऐसे छोटे बड़े मिला करके विभिन्न राज्यों के अंतर्गत 1000 से ऊपर पब्लिक सेक्टर है जो राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं। और 235 ऐसे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं। तो इन सब की जो स्थिति बनी है उसके आधार पर मैंने जैसे कहा कि 56 से 1980 तक निर्बाध रूप से सरकार इस दिशा में बढ़ती रही। 80 के बाद से एक बड़ा चेंज आता है गवर्नमेंट के थॉट प्रोसेस में। इंदिरा गांधी जी उस समय देश की प्रधानमंत्री होती थी। दोबारा मजबूती के साथ वो चुनाव में निकल करके आने के बाद, इमरजेंसी के बाद, और उन्होंने देश में एक बड़े पैमाने पर रिफॉर्म आना चाहिए और इसको लेकर उनकी जो पहल हुई, आप सब अगर याद करें तो जो स्टाफ में माने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की रिक्रूटमेंट पर रिस्ट्रिक्शन आना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए, लिमिट करना चाहिए या पूरी तरह रोक लगना चाहिए। 80 में एक थॉट प्रोसेस शुरू हुआ और उसी प्रक्रिया के अंतर्गत 85 आते आते गवर्नमेंट ने स्पेशली जो ग्रुप सी डी वैकेंसीज थी गवर्नमेंट में, उसकी रिक्रूटमेंट बैन कर दिया। तो ये सब उसी प्रक्रिया का हिस्सा था और बड़े पैमाने पे सरकार ने पब्लिक सेक्टर से होल्डिंग लूज करने की गति तेज कर दी। डिसइन्वेस्टमेंट, जिसको आप सेमी प्राइवेटाइजेशन या पार्शियल प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, उसकी प्रक्रिया उस समय ठीक है, उसकी मात्रा अनुपात बहुत कम था। ये सब मिला करके मामला शुरू किया। 80 के बाद से आपको ध्यान में आता होगा कि पब्लिक सेक्टर या जो गवर्नमेंट बिजनेस चलाती है, इनको सबको लेकर के एक फैब्रिकेटेड स्टोरीज, रिसर्च, एक्सपर्ट ओपिनियंस ऐसी बाजार में लाई जाने लगी जो ये कहने का या ये साबित करने का प्रयास करती रही है
कि ये सारे जो उद्यम चल रहे हैं वो चाहे पब्लिक सेक्टर के हैं चाहे सरकार के डायरेक्ट अंतर्गत रहते हुए, पब्लिक सेक्टर और सरकार के डायरेक्ट अंतर्गत जो मैं कह रहा हूं इसको बात साफ करता हूं। हम लोग बोलते हैं कि रेलवे 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है और पब्लिक सेक्टर के बारे में हमारी परिभाषा कुछ अलग है। मैंने कहा कि 235 पब्लिक सेक्टर सेंटर के हैं, 1000 से ऊपर राज्यों के हैं, लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि केवल 35% पब्लिक सेक्टर्स हैं जो लिस्टेड हैं, जो लिस्टेड है ने जिनका मार्केट में इवैल्यूएशन होता है, जिनका डिसइन्वेस्टमेंट या बाकी का कुछ होता है। तो 235 सेंट्रल के पब्लिक सेक्टर इनमें और 1000 जो वो हैं, केवल 35 पब्लिक सेक्टर 35% पब्लिक सेक्टर्स ऐसे हैं जो मार्केट में लिस्टेड हैं, बाकी 100% गवर्नमेंट के पास है। इस भाषा के माध्यम से मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि 100% ओनरशिप गवर्नमेंट की रेलवे की होने के बाद भी आप जिस सूची में गिने जाते हैं, यानी गवर्नमेंट रन बिजनेस, इंडस्ट्री, सर्विस, ये सब ऐसी गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही किसी भी प्रकार की उत्पादन इकाई हो, सेवा प्रदाता कंपनी हो या किसी भी प्रकार की जो अदर देन गवर्नेंस का काम करती है, ये सब सर्विस बिजनेस ऐसी हैं जो सरकार ने मजबूरी में, व्यवस्था में प्रारंभ किया हुआ है। तो ये बात मैं यहाँ इसलिए थोड़ा डिटेल में कह रहा हूं कि आगे से जब मैं पब्लिक सेक्टर कहूं तो उसमें रेलवे शामिल है। रेलवे के लोगों ने स्वयं को पब्लिक सेक्टर से अलग गिनती करने की जरूरत नहीं है। अपनी ठीक पहचान अगर आपने समझनी है तो यू आर 100% पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस सेक्टर। मैं पब्लिक बाद में लाऊंगा, सेक्टर विच आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कॉमन मैन, टू पब्लिक, they are public sector. In that means, in that sense, railway which is providing service to public, to common man, you are sector providing service to public, you are 100% public sector, which equity, जिसकी इक्विटी 100% गवर्नमेंट के पास है। यानी दो प्रकार के पब्लिक सेक्टर, जिसका कुछ पोर्शन बाजार में इन्वेस्ट या डिसइन्वेस्ट है, वो पब्लिक सेक्टर, और ऐसे पब्लिक सेक्टर जिनकी 100% इक्विटी अभी गवर्नमेंट के पास है। तो आप 100% इक्विटी गवर्नमेंट के पास ऐसे सेक्टरों में से हैं। अब वो टेक्निकल लेजिस्लेशन कुछ भी होंगे, वो सरकार ने बनाया है, जिस दिन सरकार चाहेगी उस दिन उस सब रूलों को बदलती रहती। खैर, हम हमारे बोध के लिए हम ये कहते रहे कि हम सरकारी डिपार्टमेंट है, लेकिन मैंने जो एक डेफिनेशन आपको बताया कि वो 100% पब्लिक सेक्टर, और इसलिए आगे से मेरी टर्मिनोलॉजी को उसी ढंग से समझना। तो मैंने बताने का जो मैं कंटिन्यू कर रहा था कि 80 के बाद से ऐसे सभी पब्लिक सेक्टर्स के बारे में एक एक्सपर्ट ओपिनियन, एक रिसर्च, एक ऐसे जो डिफरेंट टाइप की कमेटीज आई, उन्होंने समाज के सामने एक विषय लाना शुरू किया। ये जो बिजनेस है, ये जो सरकार चला रही है, सरकार का काम नहीं है, सरकार ने नहीं चलाना चाहिए। फिर दूसरा, ये सारे बिजनेस जो सरकार चलाती है, ये सारे बिजनेस सफेद हाथी बन रहे हैं, बजट का बहुत सारा पैसा डकार जाते हैं, टैक्स पेयर्स की मनी से चलने वाले सारे एस्टेब्लिशमेंट हैं, और इसलिए इनसे छुटकारा पाना चाहिए। छोटा बड़ा इस प्रकार का विश्लेषण, उसमें कभी रेलवे को फोकस था, कभी बैंकों को फोकस किया, कभी बाकी पब्लिक सेक्टर्स को फोकस किया, लेकिन कुल मिलाकर के एक मैसेज जो देने का और दिलवाने का एक प्रयास किया गया। देने और दिलवाने में इसलिए कह रहा हूं कि प्लान्ड वे में सारी बातें आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ 80 के बाद से, क्योंकि सरकार ने जब एक नियत तय करी कि हम धीरे से अब इस बिजनेस से वापस जाना चाहेंगे, क्योंकि जब आजादी के बाद शुरू किया था तब मजबूरी थी, कोई दूसरा नहीं था। बाजार बहुत ग्रूम हो चुका है, स्ट्रेंथन हो चुका है, कॉन्फिडेंस आ चुका है, बहुत सारे निजी क्षेत्रों में लोग आगे बढ़ गए हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने धीरे धीरे अब यहाँ से विड्रॉ हो जाना चाहिए। और उसको लेकर विड्रॉ होना, तो यहाँ की जो पॉलिटिकल कंपल्शन थी, देश में जो एक सोशलिस्ट फैब्रिक की जो फिलॉसफी थी, जो थॉट चलता था,
जो विरोध करता था, जो एक प्रकार का डिफरेंट माइंडसेट बना हुआ था, उसमें एक झटके में ना करते हुए तो इसके बारे में कुछ राय, इसके बारे में कुछ रिसर्च, इसके बारे में कुछ एनालिसिस बताते बताते एक वर्ग देश में ऐसा तैयार हो जो मानने लगे कि हाँ, ये सारी जो बिजनेसेस गवर्नमेंट चला रही, ये बोझ बन गए हैं टैक्स पेयर पर, ये सरकार के खजाने पर बोझ है। ये कॉमन आदमी के वेलफेयर जो सरकार ने देखने चाहिए उसको ना दे करके सरकार का सारा पैसा, टैक्स पेयर का सारा पैसा इन लोगों की देखभाल में, कई बार ये कहा गया कि यहाँ की एम्प्लॉइज की देखभाल में, उनके वेतन भत्ते में, कई बार कुछ और बातों के नाते संकेत करते हुए, लेकिन एक परसेप्शन एक खड़ा करने का प्रयास किया गया कि बोझ है और सरकार ने इनसे निवृत्त होना चाहिए। तो 80 से लेकर चलिए फिलॉसफी आगे बढ़ते बढ़ते इसमें इंटरनेशनल एजेंसीज का, वर्ल्ड बैंक और IMF, इनका भी बहुत सारा रोल है। मैं एक दूसरा विषय इसलिए उसमें डिटेल में नहीं जाता। और 91 आते आते हम एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के पैराडाइम में आ गए, जहां हमको बताया गया कि हम ओपन मार्केट के नाते हम बाहर निकल करके आ गए। एक टर्म इस प्रकार का इस्तेमाल हुआ कि अभी जो स्टेट कैपिटलिज्म चल रहा था, यानी जो सरकार के अधीन चल रही सारी व्यवस्था थी, उसको कहा गया ये स्टेट कैपिटलिज्म है, यानी राज्यों का या सरकारों का पूंजीवाद है, सरकारी पूंजीवाद है। स्टेट कैपिटलिज्म से ओपन कैपिटलिज्म या प्राइवेटाइजेशन या जो कैपिटलिस्टों के अधीन करना, जो शब्द आपको ठीक लगे वो समझना है, लेकिन टर्म उस समय जो इस्तेमाल किया गया कि 91 की पॉलिसी से आफ्टर 91 हम स्टेट कैपिटलिज्म से छुटकारा पाए हम, और हम एक ओपन, हम एक दूसरे प्रकार की इकोनॉमी में गए। तो 91 के बाद ये सारी गति बड़ी तेजी से आगे बढ़ी और हम देखते गए कि भाई एक नए नए प्रकार के हमको आह्वान मिलने लगे कि हमको मार्केट ओपन करना है, हमको ग्लोबलाइज होना है, और उसके लिए बहुत सारे रिफॉर्म चाहिए। ऊपर बिजली के सेक्टर में रिफॉर्म और सब पब्लिक सेक्टर में यानी लेबर लॉ रिफॉर्म चाहिए, सभी प्रकार के गवर्नेंस में रिफॉर्म। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टर्मिनोलॉजी में कुछ ऐसे 10 पैरामीटर तय किए गए जिसमें बड़े बोल्ड रिफॉर्म इस नाते से 91 से शुरू हुई पॉलिसी, और उसका पूरा ऑब्जेक्टिव था कि फेज वाइज हम धीरे धीरे ऐसे सब कामों से छुटकारा पाते चले जाएंगे। तो पहला फेज अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने पहले फेज में रेलवे को छोड़ करके सर्विस प्रोवाइडिंग जितनी एक्टिविटी थी अंडर गवर्नमेंट, वो चाहे राज्य सरकारों के अंतर्गत चलती थी चाहे केंद्र सरकार के अंतर्गत, तो फर्स्ट फेज में गवर्नमेंट ने इस बिजनेस से बाहर आने में सर्विस सेक्टर से बाहर आई। होटल इंडस्ट्री है, हॉस्पिटलिटी है, रोड ट्रांसपोर्ट है, एविएशन सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर है, ये जितने भी सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर थे वहां इन्होंने बड़े पैमाने पर प्राइवेटाइजेशन या मल्टी वो ये सारा शुरू किया, और उसके आधार पर सारे देश में एक इस प्रकार का रेजिम और व्यवस्था चल गई कि हम आज इन सर्विस सेक्टर्स का अगर जिक्र करें तो सर्विस सेक्टर से बड़े बड़े जो अदारे थे उन सब में मल्टी प्लेयर्स आ गए। बड़े बड़े सेक्टर्स में मल्टी प्लेयर्स आने के कारण आज उन सब सेक्टरों की हालत अलग हो गई। इसकी एनालिसिस अलग करेंगे। आज ट्रांसपोर्ट सेक्टर में लगभग राज्य सरकारों ने प्राइवेटाइज कर दिया या पैरेलल प्राइवेटाइजेशन आ गया है। टेलीकॉम सेक्टर पूरा का पूरा, होटल इंडस्ट्री में पूरा का पूरा, हवाई जहाज सेक्टर में पूरा का पूरा, और इस सारे प्राइवेटाइजेशन में मल्टी प्लेयर्स आने के बाद जो आपको अंडरलाइन करना है, आज इस सेक्टर में एक भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है, या मैं यूं कहूं कि पूरा का पूरा सेक्टर ब्लीड कर रहा है। वो चाहे सरकार द्वारा, सरकार के अंतर्गत बची हुई कंपनी है या प्राइवेट कंपनियां। देखो दर्जनों एविएशन सेक्टर की हवाई जहाज वाली कंपनियां दिवाला निकल गया, चली गई।
वो क्या भाग गया, वो जो किंग फिशर वाला भाग गया, माल्या भाग गया, सहारा का क्या हुआ, और ये जो अभी रिसेंटली बड़ी जल्दी गए जेट एयरवेज क्या क्या हुआ। ऐसे आप देखो तो डेक्कन एयरलाइंस थी, ऐसे दर्जनों हवाई जहाज की कंपनियां ये चली गई, डूब गई, सरवाइव नहीं कर पाई। और सरकार की अपनी कंपनी जो एयरलाइंस है, एयर इंडिया है, उसकी भी हालत खराब है, वो भी मरणासन स्थिति में पहुंच गई। तो टेलीकॉम सेक्टर में किसी की हालत अच्छी नहीं, कर्जा जो बैंकों से लिया वो देने की स्थिति में नहीं है। यहाँ एक बार मैं और जो अंडरलाइन कराना चाहूंगा कि जितनी भी नई कंपनियां आई, सरकार जब प्राइवेटाइज करती है तो आर्गुमेंट दिया जाता है कि सरकार के पास पैसा नहीं है बिजनेस शुरू करने के लिए, इसलिए गवर्नमेंट इन सब लोगों को बिजनेस में ला रही है। लेकिन हम पाते हैं कि इन सब लोगों को पैसा फाइनेंस हुआ बैंक से, और इनमें से इन सब लोगों ने बैंक को पैसा रिटर्न नहीं किया, जिसका मतलब ये हुआ कि ये सारी की सारी कंपनियां देश का पैसा, टैक्स पेयर की मनी, यहाँ के मध्यम वर्ग आदमी की सेविंग जो बैंकों के पास जमा थी, इस आशय के साथ कि देश की अर्थव्यवस्था चलेगी, बैंकों से पॉलिटिकल डिक्टेट के आधार पर इन कंपनियों को पैसा दिलवा दिया गया और ये कंपनियां दिवालिया हो गई। इस नाम के आधार पर बैंकों का कर्जा नहीं जुटाया। आज सरकार बैंकों को नए ढंग से लिक्विडिटी के नाम पर पैसा दे रही है, और तर्क ये दिया जा रहा है कि बैंकों की लिक्विडिटी नहीं होगी तो हमारे फाइनेंशियल सेक्टर काम नहीं करेंगे। अब हमको आपको समझना, ये बैंकों को जो लिक्विडिटी करने का कारण दिया जा रहा है, वो पैसा कहां से आ रहा है? तो फिर से वो पैसा टैक्स पेयर की मनी के आधार पर सरकार इन्हीं को बैंकों में लौटा के डाल रही है और बैंक उद्योगपतियों को पैसा दे रहे हैं। यानी इनडायरेक्टली ये सारा का सारा प्राइवेट बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट सरकार कर रही है, डायरेक्ट नहीं कर रही, बैंकों से कर रही है। और इनको इतनी छूट दे दी गई कि ये बैंकों को पैसा लौटाए चाहे ना लौटाए, जो भी स्थिति बने, यानी बैंक डूब रहे हैं, ये कंपनियां डूब गई। और सरकार ने जो एक नारा दिया था कि गवर्नमेंट को बिजनेस में रहना कोई उसका बिजनेस नहीं है, ये तो बाकी के लोगों ने करना चाहिए, उसका क्या हश्र बना है, आप इसका इस प्रकार के परिणाम देख सकते हैं। तो सर्विस सेक्टर में गवर्नमेंट का बिजनेस से विड्रॉ करके प्राइवेटाइजेशन करना, जिस प्राइवेटाइजेशन को बड़ी ग्लूमी पिक्चर के नाते, रोजी पिक्चर के नाते प्रेजेंट किया जाना रहा है, उस प्राइवेटाइजेशन के पहले फेज ने देश को क्या दिया है, एक चैप्टर ये आप अपने पास अपनी एनालिसिस के लिए रखिए कि देश तबाह हो गया, बैंक तबाह हो गए, बैंकों को कंगाल कर दिया, जिस सेक्टर में काम कर रहे थे उस सेक्टर पूरी तरह तबाह हो गया, पूरी की पूरी इंडस्ट्री ब्लीड कर रही है। कोई प्रोग्रेसिव या कोई चमत्कारी काम खड़ा हो गया हो, कोई परिवर्तन आ गया हो, इसके बजाय आज हम एक बड़े प्रकार के आर्थिक संकट से जूझ रहे और सारा का सारा पैसा ड्रेन आउट हुआ, इन पूंजीपतियों की जेब में गया। अब सेकंड फेज में गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग को प्राइवेटाइज कर रही है, वो डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग होगी, रेलवे की मैन्युफैक्चरिंग होगी, तमाम जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग काम करने वाले पब्लिक सेक्टर है, इनका प्राइवेटाइजेशन इस समय इस दौर में ये बड़े पैमाने पर चल रहा है। और जो टारगेट है उस टारगेट के हिसाब से अगर आगे बढ़े, थोड़ा पहले पिछले कार्यकाल में सरकार, अभी उसके जो आकलन करने वाले बता रहे लोग हैं कि सरकार 5 साल पीछे चल रही है। ये मैन्युफैक्चरिंग का काम पिछले टर्म में प्राइवेटाइज हो जाना चाहिए था। और हम आप सब जानते हैं कि चाहे रेलवे की कंपनियों का, फैक्ट्रियों का प्राइवेटाइजेशन हो, चाहे दूसरा तीसरा मामला हो, ये सरकार पिछले टर्म में ही ले आई थी, लेकिन वो देर हुई। तो अभी इन्होंने कहा है कि हम इस साल वाले गवर्नेंस में हम इसी साल जल्दी से 20 और 21 के मिडिल में मीन्स अगले फाइनेंशियल ईयर तक हम मैन्युफैक्चरिंग के काम से ओवर हो जाएंगे। और इसलिए भी जो एक बड़ा इनिशिएटिव चाहे डिफेंस में चाहे दूसरे जगहों पर लेकर के आए वो किया है, कोल का ऑक्शन का प्राइवेटाइजेशन का भी 2 दिन पहले 18 तारीख को प्राइम मिनिस्टर ने उसकी भी ऑक्शनिंग कर दी।
और अभी बड़ी तेजी से कुछ पब्लिक सेक्टर्स को, ऑलरेडी इनकी लिस्ट पब्लिक डोमेन में है, जिनके बारे में सरकार ने घोषणा करी है कि इन सबको प्राइवेटाइज किया जाएगा। यानी सरकार का इंटेंट बड़ा क्लियर है कि वो बिजनेस में नहीं रहेंगे, वो प्राइवेटाइज हो जाए, करेंगे सब, और उस दिशा में तेजी से बढ़ रहे। तो हमारे सामने, हमको जब रेलवे का विचार करेंगे, जब बाकी पब्लिक सेक्टर्स का विचार करेंगे, तो ये जो कुल मिलाकर के गवर्नमेंट का रोड मैप है, हम उसके हिस्से में आते हैं। अब आज यहाँ प्रश्न हमारे आपके सामने आता है कि इस सारी परिस्थिति में क्या है सारा। मैंने जैसे कहा कि गवर्नमेंट का बिजनेस में रहना ये मजबूरी में था। आज भी भारतीय मजदूर संघ के नाते हम गवर्नमेंट को कह रहे हैं, आप बिजनेस में रहे, ये हमारा दुराग्रह नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को जो गवर्नेंस करना चाहिए, सरकार गवर्नेंस ही नहीं करती है। सरकार कानूनों को लागू करने का, कानून चलाने का जो मौलिक काम है गवर्नमेंट का, गवर्नेंस चलाना, वो गवर्नेंस नहीं करती। सरकार उल्टा अभी जो आजादी के बाद देश में जो दृश्य बना है और धीरे धीरे जो एक बड़ा आकार ले रहा है कि ये पूंजीपतियों के डिक्टेट पर चल रहा सिस्टम है। 80 के पहले का दशक, 90 के पूर्व तक का दशक, जिसको कहा गया स्टेट कैपिटलिस्ट ये सारा सिस्टम रहा है। तो ये जो पूंजीपति लोग जो सीधे के सीधे इन सारे में इन्वॉल्वमेंट या पूरा का पूरा बिजनेस अपने कब्जे में करना चाहते थे, इन सब ने अपना प्रभाव इस्तेमाल करते हुए पूरा का पूरा सिस्टम ये कर दिया और आज गवर्नमेंट को इस हालत में पहुंचा दिया कि ये सारी की सारी जो व्यवस्था है, गवर्नेंस भी प्राइवेटाइज होने की स्थिति पहुंच गया। अब जो मैंने कहा, जो टॉप 10 ऐसे मेजर्स तय किए गए हैं सरकार की ओर से कि भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए लाना चाहिए, उसमें कोई रूल्स नहीं रहना, तो अभी सारे रूल्स सस्पेंड कर दिए, शुक्ला जी जिक्र कर रहे थे। और हर कोई इसी बात की पैरवी में लगा है कि भाई इन रूल्स के कारण बिजनेस में दिक्कत आ रही है, तो रूल्स भी सरकार नहीं रखना चाहती। इसलिए जब हम बीएमएस के नाते कह रहे हैं कि सरकार हर कंपनी की मालिक बने, हमें कहता ही नहीं चाहते। हमारी कंपनी का मालिक साला कुत्ता रखो, तो सरकार रहे मालिक, हम इसके बारे में नहीं कह रहे, लेकिन कोई नियम, कोई व्यवस्था, कोई कानून इस देश को चलाएगा क्या? अभी हम ये किसी और उदाहरण से चीजों को सामने लेकर के आते, तो अभी पिछले महीने हम सब ने देश में सड़कों पर मजदूरों की दुर्दशा का एक नंगा नाच देखा। कौन लोग हैं ये सब? ये सब इन्हीं प्राइवेट कंपनियों के अंतर्गत काम करने वाले लोग हैं, जिन्होंने लॉकडाउन के अगले दिन ही शटर डाउन कर दिया और उनके अंदर काम करने वाले मजदूरों को घर से बाहर कर दिया। महीनों तक, लगभग 1.5 महीने तक सड़कों पर मजदूर के, यानी मनुष्य के नाते संकल्पना अगर करें तो मनुष्य के साथ ऐसा व्यवहार रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य आए। सड़कों पर महिलाओं की डिलीवरी हो रही है, डिलीवरी का बच्चा तुरंत लेकर के पैदल सफर पर जा रहे हैं। कैसा, हम उस सारी कल्पना को दोहराते हैं तो दिल कांप जाता है। तो हम सरकार और सरकारों से पूछना चाहते हैं कि क्या आपका प्राइवेटाइजेशन का मतलब यही है क्या? अगर ये है तो निश्चित तौर पर हम प्राइवेटाइजेशन के इस स्वरूप के सख्त विरोध में हैं। अगर सरकार गवर्नेंस इंश्योर नहीं कर सकती, अगर गवर्नमेंट एज ए गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती, तो गवर्नमेंट ये जो मॉडल लेकर के आना चाहती है प्राइवेटाइजेशन, ये हमको स्वीकार नहीं है। हमने कहा इन प्रिंसिपल we are not in favor of any particular type of ownership. We do honor, we do respect all sort of ownership. बट अगर गवर्नेंस नहीं है, अगर सरकार गवर्नेंस से विड्रा हो जाती है, अगर सरकार गवर्नेंस भी प्राइवेटाइज करती है, तो इस प्राइवेटाइजेशन की ऐसी मुहिम का भारतीय मजदूर संघ के नाते हम विरोध करेंगे। हम सुनिश्चित करना चाहते हैं सरकार कहीं तो खड़ी हो। सरकार को कोई जिम्मेदारी उठाने का दायित्व तो नहीं बनता क्या? अगर सरकार अपनी जिम्मेदारियां नहीं उठाती तो हम एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, हम एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, एक सोशल मूवमेंट है, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस देश में सरकारें जो भी काम करती हैं
वो कैपिटलिस्टों का वेलबींग देखने के बजाय यहाँ का जो कॉमन आदमी है, जो साधारण आदमी है, उसके वेलबींग, उसके हितों की चिंता करें। हम सरकार से कहते हैं जैसे आपने 10 पैरामीटर तय किए हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के, आप ईज ऑफ लिविंग के कोई 5 पैरामीटर तय करिए और कहिए कि सरकार इनको लेकर आगे काम करेगी। ईज ऑफ धरती पर जो आर्थिक गतिविधि प्रारंभ हुई उसका मौलिक उद्देश्य था क्वालिटी लाइफ सुनिश्चित करना। तो क्वालिटी लाइफ सुनिश्चित करना है तो जो ईज ऑफ लिविंग के पैरामीटर सोचे जाने चाहिए, लेकिन बिजनेस के लिए तय कर रहे हैं। और इस बिजनेस के मॉडल ने, इस प्रकार की अप्रोच ने देश में आर्थिक असमानता बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है, गरीबी बढ़ाई है। और एक ऐसा इंप्लाई के नाते अगर हम बात करें तो एक एम्प्लॉयमेंट की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक खड़ी करी जिसमें परमानेंट एम्प्लॉयमेंट टोटली कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट में बदल गया है, और एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट जिसकी अनिश्चितता और केवल अनिश्चितता है। ऐसी अनिश्चितता के माहौल को, ऐसी अनिश्चितता की स्थिति को खड़ा करने के लिए जो नीतियां, जो प्रयास जिस भी सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, निश्चित तौर पर इनका विरोध, इनका प्रतिवाद किया जाना है, विरोध करना है, इसको रोका जाना है। तो रोके जाने के लिए कैसा करना पड़ेगा? अभी परिस्थितियां बदली है मित्रों। मैं पिछले दिनों बात कर रहा था, न्यू नॉर्मल्स आए, नए प्रकार का एक परिवेश आया है। कोविड के कारण स्थिति बदली है पूरी दुनिया में, और इस कोविड ने कई लोगों को ये अवसर दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार बोल रहे हैं हम इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं। कैसा लाभ उठा रहे हैं? तो उन्होंने बुलडोज कर दिया पूरे सिस्टम को। वन गो में वो चाहते हैं कि हम इस कोरोना के, इस कोविड की स्थिति में सब कुछ बदल करके रख दें। अभी उस दिन कोल माइनिंग का क्या, फिर सारे लॉस सस्पेंड किए, फिर सब प्रकार की परिस्थिति आ रही, एक नया पैराडाइम खड़ा कर दिया। इनको रोका जाना चाहिए। इनको रोके जाने के लिए कैसा करना? तो मैं ट्रेड यूनियन और ट्रेड यूनियन से, मैं बाकी के सेंट्रल ट्रेड यूनियन से भी जो हमसे अलग काम कर रहे हैं, मैं उनके साथ भी इस समय संवाद कर रहा हूं, और मैं इनको भी कह रहा हूं कि क्या तुम अपनी सामर्थ्य पाते हो कि इनको रोक पाओगे? तो कह रहे नहीं भाई साहब, हम हमारी जो ट्रेड यूनियन की भूमिका है वो करेंगे। तो तुम्हारी भूमिका क्या है? आप सब भी जरा याद करें, भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता याद करें। हमने कहा कि जब 57 में रेलवे का प्राइवेटाइजेशन, 56 में जब इंश्योरेंस का, जब बैंकों का, जब कोयला का प्राइवेटाइजेशन जो निजी क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र में आए, तो उस समय भी देश में ट्रेड यूनियन मूवमेंट हुई थी। और अभी जब ये सारी चीजें फिर से बदल रही तो फिर से ट्रेड यूनियन मूवमेंट चल रही है। मैं इनको पूछता हूं, हमारी मूवमेंट का उद्देश्य क्या है? क्या हम ये कहना और बताना चाहते हैं कि सरकार जब ये कर रही थी तो मैंने विरोध किया? क्या किया? नहीं, सरकार ने जब कहा प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो हमने विरोध किया, हमने 2 दिन हड़ताल की। बाद में क्या? तो हमारा रोल क्या था? क्या हम केवल इस बात के साथ स्वयं संतोष कर लेना चाहते कि मैंने भी मेरी ओर से विरोध किया, या हम इस बात के लिए कि कोई कल कहेगा कि जब ये हो रहा था तो तुमने क्या किया, तो मैं बताने के लिए कि नहीं हमने भी विरोध किया था। केवल इतने तक जिम्मेदारी है क्या? अगर इतने तक जिम्मेदारी है तो मैं ये मानता हूं कि शायद मजदूर आंदोलन अपनी जो मौलिक भूमिका है, जो वास्तविक भूमिका, उससे कहीं अलग जा रहा है। और इतनी ही जिम्मेदारी है, अगर ऐसा मानते हैं, तो ये जो पॉलिटिकली ड्राइवन ट्रेड यूनियन मूवमेंट है, ये शायद उसकी सोच रहती है, क्योंकि उनके पॉलिटिकल बात से जो तय करेंगे, जहां तक तय करेंगे वहां तक वो जाने वाले हैं। और इसलिए पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज देख करके उनका एक्शन डिजाइन होगा, उसके हिसाब से वो चलने वाले हैं। तो इसलिए ये जो ट्रेड यूनियन का पैटर्न है, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग अभी तक एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। तो सब बाकी के लोग हड़ताल पर जा रहे हैं, अगर हम नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, बीएमएस ने हड़ताल नहीं किया। हमारे यहाँ हम आज अलग अलग फेडरेशनों से बात करते हैं, हमारे कई सीनियर पदाधिकारी, नहीं हमको कुछ करना है। तो मैं 4 कारण पूछता हूं कि भाई क्यों करना? नहीं बाकी के लोग कर रहे हैं, उसमें से एक बड़ा कारण सब लोग ये भी बताते हैं कि लोग हमको क्या कहेंगे। मीन्स हम कॉम्पिटिटिव प्रेशर में हैं, इसलिए भी कर रहे हैं। तो रिजल्ट क्या हो सकता है, परिणाम क्या हो सकता है? तो इसको समझने के लिए इसलिए मैं बताता हूं कि ये जो अभी तक पैटर्न चला है, जो कॉम्पिटिटिव थॉट्स के कारण हम काम कर रहे हैं, ये जो एक ऑब्लिगेशन हमको लगता है इसके लिए काम कर रहे हैं, इस माइंडसेट से निकल करके आना पड़ेगा।
रोका जाना, बीएमएस प्राइवेटाइजेशन के जो स्ट्रक्चर, जो डिजाइन और अब तक उसके जो परिणाम आए, मैंने दोनों बातें साफ कहता हूं। बीएमएस किसी पर्टिकुलर टाइप की ऑनरशिप का पक्षधर नहीं है। बीएमएस का नारा है पूंजीवाद सरकारीवाद दोनों हमारा शोषण करते, इसलिए हम किसी एक उसके लिए नहीं है। लेकिन अब तक के अनुभवों के आधार पर हमने जो देखा है उसमें अब तक हमको सरकार के अधीन जब तक व्यवस्था रही, पब्लिक के कंट्रोल में जब तक व्यवस्था रही, उसके परिणाम निजी क्षेत्रों की तुलना में बेहतर आए हैं। इसलिए सरकार इसको बदल करना चाहती है। तो जब तक कोई हमको विश्वसनीय दूसरा अल्टरनेट मॉडल समझ में नहीं आता और सरकार उस पर खड़ी नहीं होती, तब तक हम इस व्यवस्था में बदल का विरोध करते हैं। इसलिए इस व्यवस्था के हम विरोध में, और जब हम विरोध में हैं तो विरोध सुनिश्चित करने के लिए हमने कहा कि हम वो सब करना चाहते हैं जिसके कारण इसको रोका जाए। तो जो पब्लिक मूवमेंट, सोशल ऑर्गेनाइजेशन नाते से देश की परिस्थिति में जो बदल आ रही है उसका बड़े वर्ग पर जो असर पड़ता है, उसमें बदल लाना है तो उतनी बड़ी ताकत जुटानी। तो मैं दो बात कहता हूं, अभी तक जिस पैटर्न पर ट्रेड यूनियन चला है वो टूल, वो प्रैक्टिस, वो सारा माइंडसेट वो काम नहीं करेगा। ये मैं बोलता 60s का माइंडसेट ऑफ ट्रेड यूनियन है, कम्युनिस्ट मॉडल ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट है। और जो 60s का माइंड सेट, 60s का टूल, 60s की प्रैक्टिस, वो 2020 की इकोनॉमिक फिलॉसफी में दुनिया में काम नहीं करेंगे। इसलिए सभी लोगों को नए प्रकार के टूल और प्रैक्टिस सोचने पड़े। मेरे पास आज कोई ब्लूप्रिंट नहीं है बताने के लिए कि क्या करना है, हम चलते चलते इसका ब्लूप्रिंट भी ढूंढ करके निकालने वाले हैं। लेकिन ये बात का फर्म बिलीफ है कि एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस, इनका रिलेवेंस खत्म हो गया, नई प्रैक्टिसेस ढूंढना है। और दूसरा, बीएमएस को कॉम्पिटिटिव थॉट में नहीं रहना, बीएमएस को डिसिसिव मूवमेंट में जाना है। डिसिसिव मूवमेंट और कॉम्पिटिटिव मूवमेंट में बहुत फर्क है। डिसिसिव मूवमेंट की बाउंड्रीज बहुत बड़ी हैं, कॉम्पिटिटिव मूवमेंट की बाउंड्रीज बहुत छोटी होती हैं। कंपटीशन में क्या होता है, इसको 99 नंबर मिला, मुझे 100 मिला तो मैं जीत गया। टारगेट क्या था? कंपटीशन में क्या टारगेट रखता है? कंपटीटर से बेटर रहना। डिसिसिव में क्या रहता है? अंतिम परिणति तक पहुंचना। इसलिए मैं बीएमएस के अपने कैडर के सब लोगों को कहता हूं, आपका कोई कंपटीटर अब नहीं रह गया, हमारा कोई कंपटीटर है ही नहीं। कंपटीशन अपने समान वालों के साथ होता है, हमारे समान कोई है ही नहीं। हमारे समान है ना 10 पैरामीटर है जिसके आधार पर हम तय करेंगे कि बाकी की ट्रेड यूनियन हमारे लेवल की नहीं है, पैटर्न की नहीं, इसलिए कंपटीटर हो ही नहीं सकते। तो बीएमएस का छोटा बड़ा सब कार्यकर्ता को समझना है कि हम कंपिटिटिव नहीं है, हमको कोई कंपीट नहीं कर सकता। हम एक डिसिसिव मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, अंतिम परिणत तक, निर्णायक लड़ाई, निर्णायक अंजाम तक जाने के लिए कह रहे हैं। और इसलिए निर्णायक अंजाम तक जाना है तो क्या करना पड़ता है? मैं बोला करता हूं, युद्ध जीतने से बड़ा युद्ध की तैयारी का महत्व रहता है। हम डिसिसिव अंतिम परिणत तक सक्सेस मूवमेंट की तरफ अगर बढ़ रहे हैं तो हमको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्या हमारी तैयारी पूरी है। और तैयारी पूरी करने के लिए मैं देखता हूं ये जो लेबर मूवमेंट है, दत्तोपंत जी कहा करते थे, पुराने लोग हैं जो उनको ध्यान में आएगा, ये आइसोलेटेड मूवमेंट, आइसोलेटेड है ना, समाज से पृथक चल रहा कोई उपक्रम जिसका समाज नोटिस नहीं लेता, जिसमें समाज इन्वॉल्व नहीं होता, जिसको समाज महत्व नहीं देता, तो ये आइसोलेटेड मूवमेंट है। तो ऐसी मूवमेंट जो सरकार को परास्त करने के लिए या सरकार से कुछ पाने के लिए चलती है, जो आइसोलेटेड है, समाज जिसको ओन नहीं करता, ऐसी मूवमेंट दुनिया में इतिहास में कभी भी यशस्वी नहीं होती। तो ये जो आइसोलेटेड मूवमेंट है इसका कैरेक्टर बदलना, तो क्या करना, हमको सोशल मूवमेंट होना, यानी हम समाज का आंदोलन, समाज के साथ आंदोलन, समाज वर्कर के लिए आंदोलन से जुड़ जाए ऐसा आंदोलन खड़ा करना। और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए अब तक जो हमारा व्यवहार था कि हमारी अब तक की जो लड़ाई थी, जो मूवमेंट थी, ये फैक्ट्री कन्फाइंड थी,
एक जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट था, उस दायरे के अंतर्गत हम अपना सब कुछ करते रहते। अभी हमको आपको इसके दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा। वर्कर का कंसर्न केवल फैक्ट्री की बाउंड्री वॉल के अंतर्गत सीमित नहीं है, और वर्कर केवल अपने तक सीमित नहीं है। पूरी के पूरी अभी जो दुनिया में इकोनॉमी का जो मॉडल है, जो डिजाइन बना हुआ है, ये मार्केट ड्राइवन इकोनॉमी है, और मार्केट परचेजर से चलती है। परचेजर वो होता है जिसकी जेब में पैसा होता है, और आज जो परचेजर है वो वर्कर है, जो सैलरीड क्लास है, जो वेतन भोगी है, वही मार्केट का लीडर है। मार्केट वही ड्राइव करता है। मैं 50 बार बोला हूं, जो 7वें पे कमीशन की रिपोर्ट आनी थी, तो हर 10-15 दिन पर अखबारों में एक सर्वे आता था, मार्केट इज वेटिंग फॉर 7th CPC। मैं पूछता था, मार्केट को तनख्वाह मिलेगी, साला मार्केट क्यों इंतजार कर रहा है हमारा? तो बताते थे नहीं, वर्कर को बड़े पैमाने पर पैसा मिलेगा, बड़े पैमाने पर खरीदारियां होंगी। और आप याद करें, आपके शहरों में 7th CPC आई थी तो स्पेशल सेल चले थे, सेल लगी थी, रिबेट आए थे, ऑफर आए थे। ये जो पैसा मिला 7th CPC में, ये बाजार में जल्दी से जल्दी जाए, यानी बाजार पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी वर्कर पर, सैलरी पर डिपेंडेंट है। 2015 के बजट के समय अरुण जी एक प्रस्ताव ला रहे थे, वित्त मंत्री उस समय के, कि भाई हम वर्कर का जो 12% PF कटता है उसको 10% करेंगे। तो BMS ने विरोध किया, तो हमको कह रहे थे यार आप क्यों विरोध कर रहे हो, वो टेक होम सैलरी बढ़ जाएगी। तो मैंने कहा टेक होम सैलरी बढ़ जाए, चाहते हो तो उसकी सैलरी बढ़ा दो। टेक होम सैलरी वर्कर की बढ़ जाए, इसकी चिंता आपको क्यों है? तो ये उनकी चिंता नहीं थी, वर्कर ज्यादा सैलरी घर लेके जाए, ये उनकी चिंता नहीं थी। आप याद करें तो उस समय मार्केट रिसेशन चल रहा था, मार्केट में मंदी थी। ये साली मंदी मार्केट में क्यों आती है? जब खरीदार नहीं होता, कम होता है, तब मार्केट में मंदी आती है। इसलिए कहा जा रहा था कि लोगों की जेब में पैसा पहुंचाओ, ज्यादा से ज्यादा लेके जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा खर्च करेंगे। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि वर्कर का आंदोलन केवल फैक्ट्री तक, रेलवे का आंदोलन केवल रेलवे तक का है क्या? रेलवे प्राइवेटाइज होगा, रेलवे के लोग नौकरी से निकलेंगे, तो उसके कारण समाज के दूसरे वर्ग पर असर आता है। इसका एहसास समाज को है क्या? इसका एहसास समाज को करवाने का कभी प्रयास हुआ क्या? इसका एहसास समाज को हो, इसके लिए ट्रेड यूनियनों के पास कोई कार्यक्रम है क्या? अगर कार्यक्रम नहीं, आज आप देखिए जिस एस्टेब्लिशमेंट के इर्द गिर्द जो टाउनशिप रहती है, वहां चलने वाला प्राइवेट स्कूल, वहां चलने वाला प्राइवेट अस्पताल, वहां की पूरी मार्केट उस एस्टेब्लिशमेंट के कर्मचारियों की बदौलत चलती है। एस्टेब्लिशमेंट बंद हो गया तो स्कूल बंद होता है, अस्पताल बंद होता है, मार्केट बंद होती है। लेकिन अभी स्थिति कैसी है? वर्कर नौकरी से निकाला जा रहा है, वर्कर लड़ता रहता है, वर्कर मर जाता है, बाजार वाले बाजार खोले बैठे रहते हैं, उनको तुरंत पता ही नहीं लगता। इसलिए मैंने कहा जो नए नॉर्म्स आपने तय करने हैं, अब हमारे आंदोलन के हिस्से में वर्कर और बाजार का, वर्कर और साधारण समाज का कैसा संबंध है, क्यों दोनों एक दूसरे पर और कैसे दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, इसका परिचय, इसका बोध कराने के लिए साहित्य तैयार होने चाहिए। इसका बोध कराने के लिए समाज के बीच में, बाजार के बीच में, ट्रेडर्स एसोसिएशन के बीच में, अस्पताल के मैनेजमेंट के साथ, स्कूल के मैनेजमेंट के साथ, स्थानीय टाउन एरिया के लोगों के साथ, समाज में ऐसे जो भी लोग हैं, इन सब के साथ संपर्क का, संवाद का, उनके सहयोग से उनको मिला करके अपना आंदोलन चलाने का कोई कार्यक्रम सोचते हैं क्या? अगर नहीं सोचते हैं तो आप इस मूवमेंट में जैसे अब तक हुआ वही होने वाला है। हम बदल चाहते हैं, हम अपेक्षित परिणाम चाहते हैं, हम डिसिसिव मूवमेंट सक्सेस करना चाहते हैं, तो हमको हमारे जो टूल्स हैं, प्रैक्टिस है, उनको बदलना पड़ेगा। ये जो शहर नए पैरामीटर्स के साथ जुड़ते हैं, उनको सबको जोड़ करके, उनको साथ में ले करके हमें इस विषय को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के हम इसमें हो सकते हैं। फिर ये जो वर्कर्स मूवमेंट चलाने वाले बाकी के लोग हैं,
ये जो बाकी के ट्रेड यूनियन है जो अभी तक हमारे कंपेटिटिव होने के दायरे में आते हैं, इन सबकी यात्रा पूरी हो चुकी है। इनको एक पाला खींच दिया गया, उससे आगे कभी नहीं जा सकते। मुझे लगता है आपकी ओर से, भारतीय मजदूर संघ की ओर से, हमारी ओर से ऐसे सब लोगों को भी खुला आमंत्रण देना है। वो सबके सब लोग आपको ज्वाइन नहीं करने वाले, सबके सब लोग पहले दिन से आपके सहयोगी नहीं बनने जा रहे हैं, लेकिन आपके आमंत्रण के कारण जब आपका बाजार, जब आपका समाज, जब आपका गांव, जब आपकी पंचायत, ये सब लोग आपके साथ खड़े होकर के आपके कंसर्न के साथ, आप अपना कंसर्न समझ करके आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर ये बाकी के लोग जो किसी आइडियोलॉजी के कारण ड्राइव रहे से कुछ लोगों को छोड़ करके बड़े पैमाने पर इन सो कार्ड आपके कम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशंस में चेंज आएगा और उनको लेकर के हम सब लोग आगे बढ़ने की स्थिति में आएंगे। देखिए मित्रों, भारतीय मजदूर संघ का चेहरा हमारी फेडरेशन है। भारतीय मजदूर संघ का समाज से परिचय फेडरेशन कराता है। यहाँ हम सभी रेलवे के कार्यकर्ता बैठ करके बात कर रहे हैं। रेलवे के सामने रेलवे का प्राइवेटाइजेशन आएगा, हमारी नौकरी पर आएगा, तो हम सबके जीवन में क्या फर्क पड़ता है हम सब जानते हैं। हम यहाँ आज अपना रोना लेकर के नहीं बैठ रहे हैं, हम इसका समाधान ढूंढने के लिए यहाँ बैठे लोग। और इसलिए मैंने तो 4 बातें करी कि इसका समाधान किस पद्धति, किस रीति से निकल करके आता है। तो 3-4 बातें हम फॉर्मली कमिटमेंट के साथ कि हम किसी पर्टिकुलर ऑनरशिप के पीछे खड़े रहने के लिए नहीं है, लेकिन सरकार जो परिवर्तन करना चाहती है, जैसे अब तक हुआ, अगर इस प्रकार की पद्धति चलती है तो भारतीय मजदूर संघ निश्चित तौर पर प्राइवेटाइजेशन के विरोध में है। निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि जो पैटर्न जैसे अभी तक चला इसको चलना चाहिए। सरकार अगर कहती है कि गवर्नमेंट गवर्नेंस करेगी, गवर्नमेंट बिजनेस में नहीं रहना चाहती, तो सरकार को खुद के गवर्नेंस देने के नए अवतार का परिचय देना पड़ेगा और घोषणाओं के आधार पर बातें नहीं बनेगी। सरकार को अपना गवर्नेंस का व्यवहार प्रूव करना पड़ेगा। आने वाले समय में जैसे जैसे सरकार का गवर्नेंस मजबूत होता जाएगा, लोगों में भरोसा जमता जाएगा, तो निश्चित तौर पर मैंने कहा प्राचीन काल में भी भारत का मानस, भारत का समाज सरकार पर आश्रित व्यवस्था या सरकार के अधीन चलने वाली व्यवस्था का अभ्यस्त नहीं रहा है। परिस्थितियों के कारण, व्यवहार के कारण सरकार ने विवश किया कि इस व्यवस्था पर हम सोच रहे हैं, इसलिए सरकार को बदलने के पहले स्वयं का चेहरा और चरित्र बदलना पड़ेगा। सरकार स्ट्रक्चर बदलना चाहती, उससे पहले अपना क्रेडेंशियल प्रूव करे समाज के सामने। जब तक सरकार अपना चरित्र, क्रेडेंशियल प्रूव नहीं करती, भारतीय मजदूर संघ उसके द्वारा लाए जाने वाले परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करेगा। तो डिसिसिव लड़ाई में जाएंगे तो हम केवल रेलवे के गेट पर धरना प्रदर्शन करके इसकी इतिश्री नहीं करने वाले। हम सराउंडिंग्स में गांव, बाजार, जितने भी इस प्रकार का आता है ना, हम समाज को खड़ा करेंगे। समाज का वो हर वर्ग जो वेतन भोगी के ऊपर आश्रित है, जो एक दूसरे के रिश्ते के साथ खड़े हैं, उन सब लोगों तक जागरण करना, पहुंचाना और ऐसे सब लोगों को लेकर के एक आंदोलन खड़ा करना। मैं कह सकता हूं ये कल नहीं होने जा रहा, लेकिन ये नहीं होगा। इस गलत फहमी में भी किसी को रहना नहीं है। हमने जैसे कहा कि बाकी के ट्रेड यूनियनों का एक फ्रेम बना दिया गया है, वो उसी पाले में कबड्डी खेलेंगे। हमने हमारी सीमाएं तय की। हमको भी मालूम है, हम जब तक इस व्यवस्था में परिवर्तन नहीं खड़ा हो जाता, तब तक हमारी सीमाएं नहीं है। हम सरकार में नहीं जाना चाहते, हमको सरकार नहीं चलाना है, लेकिन सरकार वो करे जो हम अपेक्षा करते हैं। सरकार वही काम करे जो हम उसको कहते हैं। सरकार वही काम करे जिससे यहाँ के धनिकों का नहीं, यहाँ के जो सबसे पीछे खड़ा व्यक्ति, उसका कल्याण हो। एक छोटा सा रेफरेंस देके मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। कैसी कैसी विडंबनाएं लोग परोस रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया है, जो 29 मार्च का एक ऑर्डर था भारत सरकार का कि लॉकडाउन के पीरियड का सारा पैसा देना है, भुगतान करना है। उसको लेकर के कुछ इंडस्ट्रीज कोर्ट में गई और वहां उन्होंने कहा है कि संविधान की धारा 14, 16, 19 इसका उल्लंघन हुआ है। और वो कह रहे हैं कि भाई सरकार का जो आदेश है वो एक पर्टिकुलर वर्ग को फेवर कर रहा है।
तो संविधान की निगाह में जो समानता नहीं होती। तो मैं ये पूछना चाहता हूं और हम सबको मिलकर के बात करनी पड़ेगी। लोग अपने अपने ढंग से अपनी बातें करती हैं। संविधान ने जब सबको समानता का अधिकार दिया है तो क्या आर्थिक समानता का विषय उसमें नहीं आता? और अगर समानता की परिभाषा की जा रही है तो सभी प्रकार की समानता, उसमें आर्थिक समानता भी शामिल है। एक उद्योगपति का उद्योग शुरू करने के पहले और 10 साल बाद उसकी क्या स्थिति है, इसका मूल्यांकन होना चाहिए। जिस उद्योग से इतना पैसा निकाला है, उसका कितना प्रतिशत उसने रिटर्न किया है वर्कर को? पैसे और पसीने की पूंजी समान है। आवाज नहीं आ रही है सर। इसलिए किसी उद्यम से प्राप्त जो लाभ है, उस लाभ का समान रूप से वर्कर में भी बंटवारा होना चाहिए। और अगर ये नहीं हुआ तो ये जो उद्योग सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि भाई संविधान में प्राप्त समानता के अधिकार का उल्लंघन किया है सरकार ने 29 मार्च का, हम भी वहां पिटिशनर इंटरवेनर होकर के सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। और हम कहना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट को कि आप सभी प्रकार की समानता, आर्थिक समानता भी सुनिश्चित करिए। समानता का जब आप अनुपालन कराने की बात करते हैं तो सभी को और सभी विषयों में समानता की बात आनी चाहिए। तो ये कुछ बातें, कुछ ड्राइव, कुछ विषय इस प्रकार के चल रहे, जिस पर निर्णय है, जिसका समाधान है, उसका दायित्व आज हम पर है भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता के नाते। और इसलिए मैंने जो 2-4 बातें आप सबको की है कि हमको इस समय कुछ बहुत महत्व की बातें हैं जो करने की। लीक छोड़ करके अब तक नहीं किया किसी ने, नोन नहीं है ट्रेड यूनियन फील्ड में, जिसको मैं कहता हूं न्यू नॉर्मल्स हैं, नए प्रकार की ट्रेडिशंस खड़ी करनी, नए प्रकार की पद्धति। और एक डिसिसिव मूवमेंट के नाते ये जो अभियान, ये जो आयाम हम लोगों ने शुरू किया है, हम इसको रोकेंगे, हम इसको बचाएंगे, हम इसको ठीक करेंगे। ये केवल लोगों को खुश करने के लिए नारा नहीं है, प्राप्त करने के लिए, पूरा करने के लिए हमारा संकल्प है। और इस संकल्प की साधना के लिए जो कुछ स्टेप्स हैं, जो कुछ करणीय बातें तय हैं, उन सब का एक एक करके हम करते चलेंगे। निश्चित तौर पर हम विजयी होंगे, हम ही विजयी होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे इस विषय से जुड़ी जो कुछ बातें व्यवहारिक लगती थी, करना है हम सब ने मिलकर के, उन कुछ बातों का हमने जिक्र किया है। मेरी कोई बात हो सकता है साफ ना हुई हो, आप मुझे पूछ सकते हैं, आप मुझे कोई बात जोड़ने के लिए कहेंगे तो भी मैं उसका स्वागत करता हूं। ऐसे ही कह करके आप सभी से मिलकर के और देश के एक सबसे बड़े उद्यम रेलवे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का आज कोई परिचय पूछे तो इसी डिपार्टमेंट के साथ होता है। तो कर्मकार जीवन का एक जो बहुत सिद्ध हस्त सरकार का उद्यम, उसके सब लोगों से भारतीय मजदूर संघ के वहां अपने जो कार्यकर्ता काम करते हैं, आपसे मिलकर बात करने का मौका प्राप्त हुआ। रेलवे का बहुत महत्व है, इसलिए रेलवे में काम करने वाले आप कार्यकर्ताओं का महत्व बहुत। आप इस विषय को संभाल करके, समझ करके, समझा करके आगे बढ़ेंगे तो हम ही यशस्वी होंगे, हम जीतेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। और इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। सबने मुझे शांति से सुना है, सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। बीआरएमएस के सभी पदाधिकारियों को भी धन्यवाद। मेरा विषय पूरा होता है। लहरी जी, शुक्ला जी, कुछ है तो आप मुझे जरूर आदेश करें। मेरा विषय पूरा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। धन्यवाद। भारत माता की जय। जी जय। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय महामंत्री।